चलिए शुरू करते हैं हम लोग आगे की। तो आज हम लोग क्रमशः जो प्रश्न पढ़ रहे थे, एक तरह से अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे थे। तो आज अगली सीरीज में हम आपके सामने हैं, आप पढ़ते चलिएगा और साथ में लिखते चलिएगा। इसलिए हमारी क्लास जब भी पढ़ा करिए आप कॉपी कलम लेकर बैठा करिए। क्या चीज़? कॉपी कलम लेकर बैठा करिए, ठीक है। सौरभ जी जरा इसको यहाँ पे एकदम कर दीजिएगा पूरे वाइट तक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एक करके देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, स्वशासन आंदोलन। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? प्रश्न आपके सामने है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो आपको कल हमने पढ़ाया था। अगर कल की सीरीज आपने पढ़ी होगी तो आज इसका जवाब आप आसानी से देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसे जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ये सीरीज को पूरा देखिएगा, मेरी गारंटी है कि आप को हर टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से आधुनिक भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने की जरूरत शायद ना पड़े। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि स्वशासन, तो स्वशासन आंदोलन के जो प्रवर्तक थे वो यहाँ पे देखा जाए एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। इनके बारे में अगर आप जानते होंगे जान लीजिएगा, आप लिख भी लीजिए, कल हमने बताया था। स्वशासन आंदोलन की शुरुआत 2 जनवरी 1914 को हुई थी। 2 जनवरी 1914 को स्वशासन की जो शुरुआत हुई थी। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। कौन सी? साप्ताहिक पत्रिका कॉमनवेल्थ के प्रकाशन के साथ हुआ। किसके साथ? कॉमनवेल्थ एक पत्रिका थी, कॉमनवेल्थ पत्रिका के साथ इसका कॉमनवेल्थ के साथ इसका प्रारंभ होता है, ठीक है। फिर आगे देखेंगे कि इस पत्रिका ने, जो ये पत्रिका थी कौन? कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी, यह पत्रिका स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक राजनीतियों को सुधार कर अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया, ठीक। तो आगे चलते हैं, इसके बाद हम लोग इसका उत्तर ये हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपके सामने प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? कल हमने क्लियर किया था। अगर कल की वीडियो के बाद अगर आप देखते तो मेरी गारंटी है कि आपको इसका उत्तर पता होता। तो चलिए, जैसे आप जुड़िएगा अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आप लोगों ने जवाब देना शुरू किया। जी हाँ, बंबई सही जवाब है। लेकिन इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य को हम आपको परिचित करा देते हैं। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था? 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर। वह 28 से 31 दिसंबर कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 28 से 31 दिसंबर 1885 के मध्य ग्वालियर, बंबई के ग्वालिया टैंक के पास स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, कल मैंने बताया था कि कौन किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और इस कांग्रेस के जो पहला अधिवेशन था इसमें कुल 72 लोग लगभग सम्मिलित थे, जिसमें पत्रकार और वकील सबसे ज्यादा थे, ठीक है। इस प्रकार इसका उत्तर मुंबई सही है, ठीक है। इसका उत्तर क्या है? मुंबई सही है। इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। बाकी कल की वीडियो के बाद अगर आप आज देखेंगे तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ? बताइए, सन 1919 में जलियांवाला जो बाग था हत्याकांड कहां पर हुआ? आइए, इसके बारे में जो की पॉइंट है वो हम लिखवा देते हैं। अब उसे कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा और जैसे जुड़िएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सतपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तारी के विरोध में जनता ने एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला। पुलिस ने, अरे इसकी माइक कहाँ है? तो साफ नहीं आ रही उधर, आ रही थी। हाँ सॉरी, माइक छूट गया था। तो हमने क्या देखा हम लोगों ने कि 1919 में सैफुद्दीन और डॉक्टर सतपाल
की गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण जुलूस और 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को शहर का प्रशासन सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल डायर को सौंप दिया गया। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन सायं लगभग 4-5 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित एक विशाल जनसभा थी। कहां पे? अमृतसर के, उत्तर आपको मिल गया, अमृतसर के जलियांवाले बाग। अमृतसर के जलियांवाले जो बाग था वहां पे एक विशाल जनसभा थी और उस विशाल जनसभा पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और इसे ही इतिहास के पन्नों में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको प्राप्त हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ हम। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? ये वैसे मैंने करा दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप ने इसको पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? देखिए, इसके बारे में अगर आप कमेंट करके जवाब देंगे तो ठीक है, नहीं जवाब देंगे तो हम आपको बताएंगे और सभी तथ्यों को भी आपको लिखवा भी देंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। इसमें जी लिखना चाहेंगे तो जो हिक्की का बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था। हिक्की का बंगाल गजट, किसका? हिक्की का। हिक्की का बंगाल गजट एक अंग्रेजी समाचार पत्र था जिस सर्वप्रथम 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। कहां प्रकाशित किया गया? 1780 के कलकत्ता में प्रकाशित किया गया। यह भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र था। यह भारत का प्रथम प्रमुख समाचार पत्र था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा समाचार पत्रों पर रोक लगाने और प्रिंटिंग प्रेस जब्त करने से पूर्व में यह समाचार पत्र 2 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक प्रकाशित हुआ। इसे ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद इसे बंद कर दिया गया। इस प्रश्न का जो आपको वास्तविक उत्तर मिला वो उत्तर क्या था बताइए? ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है। चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह खेती के विरुद्ध किया गया था। किस खेती के विरुद्ध किया गया था? जवाब दीजिएगा। किस खेती के विरुद्ध किया गया था? सर उसकी चार्जर सेंड करिए यार, इसको इससे लगाइए, उसको उससे लगाइए, नहीं तो अभी मोबाइल हिट हो जाएगा। देखिए, नील बागान किसानों के जीवन को सुधारने के लिए गांधी जी ने 1917 में, कब? गांधी जी ने 1917 में प्रथम चंपारण जो आंदोलन था उसे उन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। यह 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत है। प्रश्न पूछा था 3 कठिया, लिख लीजिएगा। 3 कठिया, यह 3 कठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती करने वाले जो चंपारण के किसान को, भूमिहारों और उत्तर बिहार के अन्य क्षेत्रों के किसानों को समस्याओं पर विचार किया गया। चंपारण सत्याग्रह लगभग जो 1917 से 18 के दौरान हुए 3 आंदोलनों में से पहला था।
जिसके द्वारा गांधी जी भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। माने वो ये नील खेती को लेकर जो चंपारण आंदोलन हुआ, उसी को लेकर गांधी जी भारत में इस राजनीति में प्रवेश करते हैं। और ये महात्मा गांधी द्वारा पहला आंदोलन था। क्या था? महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन था। इसे तिनकठिया प्रणाली के अंतर्गत जो नील खेती करने वाले किसानों के, भूमिहारों के समस्याओं को लेकर यह उठाया गया था। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? प्रश्न बहुत ही आसान है। भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। जवाब दीजिएगा। देखिए, भारत में गरम दली आंदोलन का पिता बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। 1856 से लेकर 20 तक अगर लिखना चाहे बाल गंगाधर तिलक बारे में, 1856 से 1920, 1856 से 1920 ये इनका जीवन काल रहा। कांग्रेस के आरंभिक चरण में उदारवादी विचारधाराओं का प्रभाव कांग्रेस पर बना रहा। परंतु कांग्रेस की याचना नीतियों में कांग्रेस के अंदर एक उग्रवादी दल को जन्म दे दिया। उनकी नीतियों ने ही इसको जन्म दिया। और आगे देखते हैं, इस दल ने भारतीय राजनीति को एक नई दशा प्रदान की। माने जो गरम दल था, वास्तव में जो ये बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने एक स्वतंत्रता संग्राम को एक नया प्रारूप दिया, एक जुझारू रूप प्रदान कर दिया। उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बाल पाल लाल कहे जाते हैं। कौन कौन? बाल पाल और लाल कहे जाते हैं। बाल पाल और लाल कहे जाते। कौन? बाल पाल और लाल इसके प्रमुख नेता, उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता क्या? बाल माने बाल गंगाधर तिलक, पाल माने बिपिन चंद्र पाल तथा लाल माने लाला लाजपत राय थे। जबकि श्री अरविंद घोष भी इस आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। अरविंद घोष भी इस आंदोलन में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इस प्रकार हमने ये देखा कि उग्रवादी या गरम दल की तरफ से कह सकते, उग्रवादी कहना एक खराब सा वर्ड है हमारे लिए। गरम पंथी दल के जो नेता थे वो ये थे, बाल पाल और लाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की? ये हमने पढ़ा दिया था। और यहां पे आइए इसके बारे में कई बातें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। आप लोग दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दिएगा, ठीक है? सभी को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको बेहतर लग रही हो तो शेयर करिएगा, वरना कोई बात नहीं। भारत के होम रूल की स्थापना, स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य 1916 में बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा अलग अलग की गई। ध्यान देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक मार्च 1916 में पुणे में, जबकि सितंबर में एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल की स्थापना की। अतः इस प्रश्न का जो विकल्प है वह पूरी तरह से अस्पष्ट है। अस्पष्ट किस लिए है? देखिए, 1916 में दो लोगों ने किया। कौन किया? दो लोगों ने किया। वो दो लोग कौन कौन से थे? बाल गंगाधर तिलक थे। कब? पुणे में मार्च, माने एक होता है मार्च में, कहां होता है? पुणे में। दूसरा होता है मद्रास में। एक पुणे में, दूसरा मद्रास में होता है।
लेकिन ये सितंबर माह में होता है। अब ये दोनों 1916 में होते हैं। इस प्रकार इनका उत्तर स्पष्ट नहीं है कि बाल गंगाधर तिलक या श्रीमती एनी बेसेंट को विकल्प किया जाए, क्योंकि यहां पे आपका उत्तर स्पष्ट नहीं है। ठीक है, आपका उत्तर, हमारा उत्तर स्पष्ट नहीं है, इसलिए प्रश्न एक तरह से विवादित रहा। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? होम रूल लीग की शुरुआत किसने की? एम.के. गांधी, बाल गंगाधर तिलक, विजय तिलक? यहां पर उत्तर मिलेगा आपको बाल गंगाधर तिलक। इस विकल्प के अनुसार बाल गंगाधर तिलक मार्च अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की शुरुआत पुणे से की, जबकि इनकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत, बसर में खोली गई। इन्होंने 6 शाखाएं संगठित की। इन्होंने का मतलब बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज की मांग, भाषाई प्रांतों की स्थापना तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए ये अपना जो लीग थी, होम रूल लीग थी, अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। दूसरी तरफ जो एनी बेसेंट जी थी, उन्होंने भी होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया। 1916 में सितंबर माह में किया और मद्रास में किया। इसकी पूरे भारत में 200 शाखाएं थी। लिखना चाहे जॉर्ज अरुडेल, श्रीमती एनी बेसेंट की बात कर रहे हैं, जॉर्ज अरुडेल संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। संगठन का सचिव नियुक्त किया गया जॉर्ज अरुडेल को, श्रीमती एनी बेसेंट वाला। इसकी पूरे भारत में 200 शाखाएं खोली गई और 1916 में कब? 1916 में सितंबर माह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई। बताइए। देखिए, इसमें थोड़ा सा समय आपका नहीं लेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने 1896-97, कब? 1896 से 97 पूरे महाराष्ट्र में कर न देने की, टैक्स न देने के लिए आंदोलन चलाया। इसी दौरान वहां की जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी, जिसे होम रूल आंदोलन कहते हैं। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा सा बताइएगा कि आवाज साफ आ रही है क्या? कोई दिक्कत हो रही है क्या? कोई दिक्कत, कोई समस्या? कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है आपको? अगर आ रही हो तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सब सही चल रहा है ना? चलिए ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी की स्थापक कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि जो मैं प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूं ये यूनिक प्रश्नों की सीरीज होती है। मतलब एक ऐसी सीरीज होती है कि जो एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर होती है और जिसकी व्याख्या हम आपको पूरी तरह से विस्तृत करते हैं। तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो लिखिएगा आप लोग। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक लोकमान्य तिलक 1881 में, लिखना चाहे लिख ले, 1881 में मराठी भाषा में केसरी निकाला गया। कब? 1881 में। किस भाषा में? मराठी भाषा में। क्या निकाला गया?
केसरी निकाला गया। केसरी लोकमान्य तिलक द्वारा 1881 में मराठी भाषा में केसरी निकाला गया। केसरी में रैंड एवं एस्टस की हत्या को उचित ठहराने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 18 माह की सजा दी गई। मांडले प्रवास के दौरान इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। लिख लीजिएगा, मांडले प्रवास के दौरान, मांडले प्रवास के दौरान इन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य लिखी। अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, गीता रहस्य लिखी। मांडले प्रवास के दौरान गीता रहस्य लिखी। क्या लिखी? गीता रहस्य लिखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? गदर पार्टी, कल हमने इसको पढ़ा था, अगर कल की क्लास आपने लिया होगा तो आपको ये पता होगा। गदर पार्टी का मुख्यालय कहां था? गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। कहां था? सैन फ्रांसिस्को में था। 1 नवंबर 1913 में, 1 नवंबर 1913 को अनेक भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को, जो कहां है, अमेरिका में, गदर पार्टी की स्थापना की। कब? 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। फिर आगे हमने देखा सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। लिख लीजिएगा, सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना, सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम भाखना भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, जबकि लाला हरदयाल इनके प्रथम मंत्री एवं काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। तो हमने ये देखा, जो गदर पार्टी थी इसकी स्थापना सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 में की गई, जिसके प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे और हरदयाल इनके प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष चुने गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लें, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको वीडियो लग रहा है हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं तो शेयर कर दीजिएगा, सभी लोगों तक ये पहुंच जाए, बाकी आपकी इच्छा। हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। जल्दी से बताइएगा, किससे था? जल्दी से बताइए कमेंट करके, किससे था? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, जवाब दीजिएगा भैया। हरदयाल का एक महान बुद्धिजीवी का संबंध गदर आंदोलन से था। किससे था? गदर आंदोलन से था। किससे था? गदर आंदोलन से था। अब बताइए गदर आंदोलन क्या था? अभी कुछ देर पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रश्न का, ले लिया आपने? शुरू किया जाए, बताइए। शुरू किया जाएगा, इसके बारे में व्याख्या करें। लिखेंगे आप लोग? नहीं लिखेंगे? देखिए, यहां पे हमने देखा कि हरदयाल का संबंध गदर आंदोलन से था। 1 नवंबर 1913 को गदर आंदोलन की जो स्थापना सोहन सिंह ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की सैन फ्रांसिस्को में। इन्होंने 1857 ईस्वी की विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक सामूहिक पत्र का प्रकाशन भी किया। लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा। हरदयाल जी ने 1858 ईस्वी 1857 ईस्वी के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक एक सामूहिक पत्र भी प्रकाशित किया। इसी कारण इस संगठन का नाम गदर पार्टी पड़ा।
क्या पढ़ा? गदर पार्टी पढ़ा। यह संगठन हम देखते हैं अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जाकर गदर पार्टी की शुरुआत करते। गदर पार्टी ने पत्रिका गदर का प्रकाशन भी शुरू किया, जो उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती से प्रकाशित होती थी। जो इस पत्र का जो उद्देश्य था, गदर पत्र का उद्देश्य भारतीय सेना में विशेषकर सिखों में विद्रोह की भावना पैदा करना था और उन्हें भावी क्रांति के लिए तैयार करना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समय ज्यादा ले रहे हैं क्या? चलिए अब कम समय लेंगे आपका। बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया। कहां भेजा गया? इस ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367। आप लोग सभी लोग ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहेगा। इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, सभी साथियों को। और अगर आपने लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मैं पूरा डिफाइन करके ही पढ़ाऊंगा और इसकी पूरी सीरीज आप पढ़िएगा। अगर आपने आज पहली सीरीज ली है या दूसरी सीरीज पढ़ी है तो पूरी सीरीज क्रम से पढ़िएगा, आपको और बेहतर समझ में आएगी। तो हमने देखा कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद किए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल भेजा गया। अभी कुछ देर मैंने बताया था मांडले, और मांडले जेल में प्रस्थान करने के बाद इनकी जो प्रमुख पुस्तक इन्होंने लिखा था उसका नाम था गीता रहस्य। क्या नाम था? गीता रहस्य पुस्तक का नाम था। जेल कब भेजा गया इन्हें? 1908 में। 1908 में इन्हें जेल भेजा गया। ठीक है, 1908 में इन्हें जेल भेजा गया। ठीक है, 1908 में इन्हें क्या किया गया? जेल भेजा गया, मांडले। और कहां पे? वर्मा में है। ये मांडले कहां है? वर्मा में। अगर बर्मा के बारे में पूछे तो बर्मा क्या है, कहां है, ये आप कमेंट करके जवाब दीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके स्क्रीनशॉट चाहे तो ले ले, बाकी आपकी इच्छा। और अगर आपको वीडियो लिंक नहीं मिल पाता तो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश सर। फेसबुक पेज हमारा ई लर्निंग विद दुर्गेश सर, स्वयं जुड़िएगा। आप सभी साथियों को इनवाइट करिए। थोड़ा सा जल्दी से पढ़ेंगे। किसने घोषित किया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो आइए इसके उत्तर पे चलते हैं। ये आपको पूरा याद होगा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने यह बात कही थी। किसने? बाल गंगाधर तिलक। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा, जल्दी से अन्य टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक के बारे में मैंने कितनी बार डिफाइन किया है ऊपर के प्रश्नों में। इसलिए अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं तो आप सारी क्रम से देखिएगा, ज्योग्राफी की, इकोनॉमी की, पॉलिटी की, और फिर इसी क्रम में आपके साइंस भी शुरू होने रही है। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? जो आपके सामने सीरीज चल रही है आधुनिक भारत, इस सीरीज का नाम है आधुनिक भारत। ठीक है, आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन के नाम से सीरीज चल रही है। बताइए निष्क्रिय, इसके बारे में पूरा बताते हैं। अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मैं कई की पॉइंट बताऊंगा। निष्क्रिय सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। मैंने एक प्रश्न इसके पहले करा दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी लिख लीजिएगा। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में की गई थी। या किसमें? उदारवादी नेताओं में यह प्रमुख थे। 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। द सर्वेंट ऑफ इंडिया, द सर्वेंट ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना
राजनीतिक गुरु मानते थे। गोखले के भारत सेवक समाज, इसका हिंदी होगा भारत सेवक समाज का उद्देश्य राष्ट्रीय मिशन, नारियों को देश सेवा के लिए, हम हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नारियों को देश सेवा के लिए प्रशिक्षित करना, देश सेवा के कार्य को संवैधानिक तरीके से संपन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, लोगों को स्वार्थ रहित धार्मिक भावना के साथ साथ कार्य करना था। तो इस प्रकार हमने देखा द सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई और गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। ये उदारवादियों के प्रमुख नेताओं में से एक थे। महात्मा गांधी जी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इस प्रकार इस प्रश्न की हमने पूरा विस्तृत व्याख्या कर दिया। निष्क्रिय सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक इसे गोपाल कृष्ण गोखले को माना जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? देखिए, मैंने कल इसकी को क्लास में पूरी अच्छी तरीके से समझाया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी क्लास रेगुलर करते होंगे, क्योंकि तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एक डे बाय एक। आपको आधुनिक भारत के इतिहास अगर आपने नहीं पढ़ा तो डरने की बात नहीं है। इस प्रश्नों की सीरीज अगर आप पढ़ लेंगे तो एक बार आधुनिक भारत के इतिहास में स्पेक्ट्रम कक्षा 6 से लेकर 12 तक के एनसीईआरटी के इतिहास, बिपिन चंद्र और कई किताबों को आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम आपका काम पूरा कर देते हैं, हम पढ़कर आपके सामने रख देते हैं। दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम, दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम, लिखना चाहे लिख लीजिएगा। वैसे पढ़ा चुके प्रश्न इस टाइप का आया था, उसमें मैंने विस्तृत व्याख्या पढ़ाया अभी इसके पहले सीरीज में। कौन सीरीज ये मुझे याद नहीं है। पंचम के दिल्ली आगमन हुआ और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन हुआ। कब? लिखना चाहे लिख लें। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। यहां पर वायसराय हार्डिंग ड्यूटी ने, वायसराय हार्डिंग लिख लीजिएगा, वहां पे वायसराय हार्डिंग द्वितीय, कौन? वायसराय हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से घोषणा की बंगाल विभाजन रद्द किया जाए। उन्होंने क्या कहा कि बंगाल विभाजन रद्द किया जाए और भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली बनाई जाएगी। और यह कहा गया कि भारत की राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली किया जाए। इस प्रकार इसका उत्तर 1911 सही है। देखिए, मैंने आपको कितने प्रश्नों को बताया। इस प्रकार दिल्ली 1912 में कलकत्ता के स्थान पर भारत की एक नई राजधानी बन गई। फिर इसको नाम बदलकर 1927 में फिर आप देखते हैं नई दिल्ली किया गया और वर्तमान समय में भारत की राजधानी वही है। तो यहाँ पे क्या क्या प्रश्न मिला, आइए देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग कब रद्द किया गया? इसका उत्तर 1911 था। लेकिन हमने क्या किया, इसकी विस्तृत व्याख्या की। विस्तृत व्याख्या क्या किया, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन बंग भंग रद्द किया गया कैसे? दिसंबर 1911 में, लिख लीजिएगा, दिसंबर 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम का दिल्ली में आगमन हुआ। 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। क्या किया गया? दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। उस राज दरबार में वायसराय हार्डिंग सेकंड ने सम्राट के सामने यह घोषणा की कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है, उसके जगह पर भारत की नई राजधानी कोलकाता से
दिल्ली स्थानांतरित की गई। इस प्रकार इस प्रश्न में कई आपको उत्तर मिले। पहला मिला बंगाल विभाजन कब आया हुआ, 1900 रद्द कब किया गया, 1911 किया गया। किसके सामने, जॉर्ज पंचम के सामने। उस समय यहाँ पे कौन था गवर्नर, हार्डिंग द्वितीय था। और राज दरबार कब लगाया गया, 12 दिसंबर 1911, जहां पे इसको स्वीकार किया गया। और इसी समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। अगर ये प्रश्न पूछता कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई, तब उसका उत्तर 1911 होता। तो मेरा उद्देश्य होता है प्रश्नों का विकल्प नहीं हल कराना, आपको पूरी तरह से जो तथ्य हैं उन तथ्यों से अवगत कराना, ताकि भविष्य में आपको अन्य प्रकार के समस्याओं के साथ झेलना ना पड़े। एक दूसरी बात है, अगर ये वीडियो आपको बेहतर लगे तो आप कमेंट करके लोगों को बता दिया करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे और उनको लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, तुरंत स्किप करके चले जाते हैं। आप लाइक नहीं करते, उन्हें ये लगता है सही नहीं पढ़ाया जा रहा है। इस वजह से हमारी क्लास में लगातार संख्या कम रहती है। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा सहयोग करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और लोगों को बताएंगे, तब ये समझ में आएगा कि मैं कैसा पढ़ाता हूं। 2 मिनट 5 मिनट देखकर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। और इस चैनल की एक खासियत है, आपको जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी पूरी डिटेल में पढ़ाई जाएगी। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा। आप लाइक नहीं करते, मुझे लगता है कि आपको पैसे लगते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था, यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। देखिए कितने यूनिक प्रश्न हम लाते हैं, और उसकी खासियत यह होती है हम प्रश्नों को तोड़कर आपके सामने बताते हैं। और हम पढ़ाते समय बात नहीं करते, मेरी सबसे बड़ी बुराई है। ऑनलाइन क्लास के लिए अगर आप पूछे तो उसके लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करें। नोटिफिकेशन नहीं मिलता उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन करें। मैं एकदम विधिवत बताऊंगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिएगा ध्यान से, मैं इसकी व्याख्या कर रहा हूं। लिखिए 30 अप्रैल 1908 को, कब, 30 अप्रैल 1908, दिन लिख लीजिएगा। 30 अप्रैल माने 30/4/1908 को मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। ध्यान से देखिएगा कौन कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। किसके गाड़ी पर, किंग्सफोर्ड के। किंग्सफोर्ड कौन थे, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। कहां के थे, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। कारण क्या था, अब यह था कि कारण क्या था, किंग्सफोर्ड ने छोटे छोटे अपराधों के लिए युवकों को बड़ी बड़ी सजा दी थी। अब बताइए किंग्सफोर्ड पर बम क्यों फेंका, क्योंकि उन्होंने छोटे छोटे अपराधों के लिए युवकों को बड़ी बड़ी सजा दी थी। तो किंग्सफोर्ड को मारने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने 30 अप्रैल 1908 को उनकी गाड़ी पर बम फेंका। लेकिन गलती से बम श्री कैनेडी की गाड़ी पर गिरा। किसमें, कैनेडी से बम उनके ऊपर ना गिरा, किसके ऊपर गिरा, कैनेडी के ऊपर गिरा। और जिसमें कैनेडी में गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। कैनेडी के ऊपर बम गिरने से 2 महिलाओं को मृत्यु हो गई। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस पकड़े गए। जबकि यहां पे ध्यान देखिएगा, जबकि उस समय प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये आपको हर किताबों में नहीं मिलेगी। यहां पे ध्यान सुनिएगा, किंग्सफोर्ड क्या थे, मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश थे। युवकों को छोटे छोटे कामों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं देते थे। इसलिए इनको मारने के उद्देश्य से मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश के ऊपर खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका। किंतु बम किसके ऊपर गिरा, कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, और जिससे कैनेडी के गाड़ी पर गिरने से 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। अब उसके बाद आप सुनिएगा, उसके बाद क्या होता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पकड़े गए। दोनों ने जब पकड़ लिए गए तो
प्रफुल्ल चाकी अपनी आत्महत्या कर लिया, वो अपने आप को मार लिए ताकि अंग्रेजों से सजा न प्राप्त कर सके। इस प्रकार इस काम में पकड़े गए खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अपनी आत्महत्या कर लिए। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर कोई समस्या है, अगर आपको लग रहा है मैं ज्यादा बता रहा हूं तो बताइए, मैं केवल प्रश्न का उत्तर बताते हुए आगे चलता हूं। कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके मुझे अवगत करा दे, क्योंकि एक ही समय में दो जगह लाइव है, इसलिए कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इधर जाना पड़ता है, कभी इस फोन में देखना पड़ता है, कभी इस फोन में देखना पड़ता है, क्योंकि हम आपके बीच दो जगह लाइव हैं और एक क्लास पूरी तरह से लाइव चल रहा है। एक फेसबुक पेज इलेनी दुर्गेश पे, दूसरा यूट्यूब चैनल इलेनी दुर्गेश पे, ये दोनों जगह लाइव चल रहा है। इस वजह से कभी निगाहें यहां, कभी निगाहें यहां जा रही हैं, कभी निगाहें आपके सामने आ रही हैं। ठीक, तो आप लोग को अगर कोई कमी लगे कमेंट करके बताइएगा, अगर बेहतर लगे तो आपकी संख्या इतनी ज्यादा है, लाइक करने वाले की संख्या कम है, मुझे क्या पता कि पैसे लगते हैं क्या। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से फिर वही प्रश्न आया, किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैं ज्यादा आपको व्याख्या नहीं करूंगा, थोड़ा सा कम में बताऊंगा कि लगातार आपकी संख्या कम रही, लोग को वही वन लाइनर प्रश्न चाहिए और मैं पूरा डीप में घुस के बताता हूं ताकि भविष्य में आपको कभी, क्योंकि हम पढ़ते इतना है और याद इतने होता है तो हम नहीं चाहते परीक्षा में आपको दिक्कत हो। तो यहाँ पे देखिएगा, लाला हरदयाल, इसका उत्तर क्या, भी मैंने कई बार इसका हल बताया है। लाला हरदयाल एक क्रांतिकारी और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन के भारतीय स्वतंत्रता के लिए समर्पित कर दिया। वह गदर पार्टी के महासचिव भी थे। इसकी स्थापना पंजाबी सिखों को भारत पे ब्रिटिश शासन स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में की गई थी और यह सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई, जैसा भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। गदर आंदोलन को लाला हरदयाल दिमाग उपज माना जाता है। गदर पार्टी जो आंदोलन थी इनकी दिमाग की उपज मानी जाती है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, इनके बारे में कभी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, इस प्रकार उत्तर बी है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे, अभी इनके वही प्रश्न बार बार आ रहा है। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में हुई थी। गदर पार्टी का स्थापना, इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे। कौन थे, लाला हरदयाल थे। ये प्रश्न घूम फिर कर वही आ रहा है। जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह थे भाखना, मैंने पढ़ा सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे। इस पार्टी ने एक साप्ताहिक पत्रिका गदर संपादन किया, मैंने पहले पढ़ा दिया है और उसके बारे में बता दिया है, इसलिए इसमें ज्यादा समय आपका नहीं गवाएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। मैं बता रहा हूं कि आपको संपूर्ण आधुनिक भारत के साथ साथ मैं आपको संपूर्ण भारत के इतिहास, आधुनिक भारत के इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन को इस तरह से व्याख्या करके पढ़ाऊंगा कि एक बार आप वीडियो देख लेंगे, कभी आपको किताबी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मेरी इस बात की गारंटी है कि जब परीक्षा हाल से बाहर निकलेंगे आप कहेंगे कि वीडियो नंबर 1 में प्रश्न था, 3rd में प्रश्न था, 9 में प्रश्न था। ये मेरी गारंटी है, मैं संपूर्ण भारत आपको पढ़ा दूंगा। आर्य समाज की स्थापना, मैं ऐसे डायरेक्ट बता सकता हूं कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। फिर आपको औरों में और मुझ में फर्क क्या रहेगा, तो लिखिएगा आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती 7 अप्रैल 1875 को। कब, 7 अप्रैल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 7 अप्रैल 1875 को इसकी स्थापना की थी। कहां पे की थी, बंबई में। उसकी स्थापना बंबई में की थी। कहां पे की थी, बंबई में की थी। दयानंद सरस्वती एक धार्मिक हिंदू नेता और वैदिक विद्या तथा संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वैदिक विद्या, संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान थे। वह 1976 में इंडियन फॉर इंडिया के रूप में स्वराज के लिए आह्वान करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इंडियन फॉर इंडिया लिख लीजिएगा, इंडियन फॉर इंडिया, इंडियन फॉर इंडिया पुकार करने वाले 1876 में पहले व्यक्ति अगर कोई था तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। बाद में लोकमान्य तिलक ने भी स्वराज की आह्वान किया। लोकमान्य तिलक ने, आगे हम लोगों ने आज पढ़ा कि स्वराज का बाद में, ठीक है, उन्होंने आह्वान किया। इस प्रकार यहां से हमने देखा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल 1875 को बंबई में की थी। बाद में हमने देखा कि यह एक वैदिक विद्या संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। 1876 में इंडियन फॉर इंडिया के रूप में स्वराज के लिए आह्वान करने वाले यह भारत के प्रथम व्यक्ति भी थे। बाद में लोकमान्य तिलक ने भी स्वराज का आह्वान किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके साथ चले ले, मैंने कई की पॉइंट आपको लिखवा दिया। बाल गंगाधर तिलक इनके बाद में आए थे, याद रखिएगा। अगला आपके सामने है प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। ये गाना आपने सुना होगा, खासकर जब हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी का त्यौहार होता है तो ये गाना हमें अपने आप गुनगुनाने पर मजबूर करता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। तो आपने सुना है, तो इसका उत्तर तो आपको पता है कि यह किसने लिखा था। तो आप बताइए जल्दी से, किसने लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी, बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। आइए किसने लिखा था, आइए मैं इसके बारे में बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा, मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा। मेरी पूरी बात सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना एक देशभक्ति कविता है जो प्रायः 26 जनवरी और 15 अगस्त को सुनाई देती है। यह कविता 1921 में पटना के 1921 लिख लीजिएगा, 1921 पटना के बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा उर्दू में लिखी गई थी। किसमें लिखी गई थी? लिख लीजिएगा, यह उर्दू में लिखी गई थी। किसमें? उर्दू में लिखी गई थी। भारत में ब्रिटिश शासन काल के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय राम प्रसाद बिस्मिल को जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। क्या कहा मैंने? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है 1921 में पटना में बिस्मिल्ला अजीमाबादी उर्दू में 1921 में इस कविता को गाया था, लिखा था। किंतु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसे एक जुनूनी कविता के रूप में राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रयोग किया था, इसलिए इसका उत्तर राम प्रसाद बिस्मिल न होकर बिस्मिल अजीमाबादी होगा। आप यहां गलती कर लीजिएगा, लेकिन परीक्षा में गलती मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहले बताया, मैं आपको विकल्प नहीं बताऊंगा, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा ताकि भविष्य में आप गलतियां ना करें। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना। तो यह कविता किसने रची थी? यह कविता 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी थी। पटना में किस भाषा में? उर्दू भाषा में लिखी गई थी। लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता संग्राम के नारे के रूप में इसे राम प्रसाद बिस्मिल ने प्रयोग किया था, जबकि यह इन्होंने लिखा नहीं था। और आगे सुनिएगा, इस कविता को सबसे पहले समाचार पत्र सबह में प्रकाशित किया गया। लिख लीजिएगा, सबसे पहले इसे सबह नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया। अब एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि इस कविता को सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया? तो लिख लीजिएगा, सबह, यहाँ ब पे नुक्ता है, सबह नामक पत्रिका में इसे पहली बार प्रकाशित किया गया था। जो कि अब क्या है, अब सुनिएगा, जो स्वतंत्रता सेनानियों जैसे अशफाक उल्लाह खान, शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से सीधे संबंधित था। इस प्रकार इस प्रश्न की हमने संपूर्ण व्याख्या, विस्तृत व्याख्या कर दी। अगर पढ़ाने में कोई और कमी रहती है तो कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अगर कोई कमी नहीं है तो क्या आप इसे ग्रुप में, अपने सभी ग्रुपों में शेयर करेंगे? क्या अपने सभी साथियों को ये बताएंगे? कुछ लोग आते हैं, क्लिक करते हैं और पता नहीं क्या समझते हैं, तुरंत वीडियो छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन आप कमेंट करके बताइए, जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाने में तरीका में क्या कमी है, क्या इस तरह से पढ़ाना चाहिए या नहीं? तो आप कमेंट करके बताइए ताकि हम अगले प्रश्न पे चले, अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ें। तो मैं आपसे उम्मीद चाहूंगा, मैं और मेहनत करूंगा, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि किसी प्रकार की कोई कमी न रह जाए और आप जब भी वीडियो देखें तो आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि मेरा काम नहीं है कि इसका उत्तर ये है, क्योंकि मैं इसको पढ़ाने से पहले खुद होमवर्क करके आता हूं। इस 30 प्रश्न को पढ़ाने से पहले मैं 4-4 घंटे पढ़ कर आता हूं ताकि कभी कोई गलती ना हो।
मैं किताबों का भंडार मेरे पास है, मैं हर एक टॉपिक को अलग अलग किताबों से निकालता हूं ताकि गलतियां आपके सामने ना हो और आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरह से तोड़कर बता दूं कि आप भी पूरे जीवन काल याद करें कि पढ़ाई भी हो तो ऐसी हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। इसके बारे में मैंने बता दिया है और कई बार मैंने इसके बारे में जिक्र भी किया है। इस प्रश्न को मैंने भी कई बार बताया है। तो बाल, पाल, लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय को बाल, पाल, लाल कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ध्यान सुनिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेता माने जाते हैं। किसके? गरम दल के नेता माने जाते हैं। किसके? गरम दल। ये मैंने अभी आज भी मैंने पढ़ाया है। गरम दल के नेता माने जाते हैं कौन? बाल, पाल और लाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से गरम दल के नेता माने जाते हैं? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, अगर मैं पूछूं, कल मैंने पढ़ाया था कि 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ वो कौन सा अधिवेशन था? कमेंट करके जवाब दीजिए, कल मैंने पढ़ाया था। फिर इस अधिवेशन में दोनों दलों, गरम दल और नरम दल के अध्यक्ष के पदों में विवाद हुआ। लिख लीजिएगा, 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या हुआ? अधिवेशन हुआ। कहां पे? 1906 का कलकत्ता में हुआ। कल मैंने पढ़ाया था यह कौन सा अधिवेशन था, आपको याद होगा, यह 22वां अधिवेशन था। क्या आपको याद है? यह 22वां अधिवेशन था 1906 का, जहां पे गरम दल और नरम दल के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष पद को लेकर आपस में विवाद हुआ। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। लिख लीजिएगा, 1906 के ये 22वां जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, इसके 22वें 1906 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को चुना गया। लिख लीजिएगा। फिर 1907 के सूरत अधिवेशन में दोनों दलों के विवादों ने कांग्रेस का विभाजन करा दिया। और फिर देखिएगा 1907 के अधिवेशन में, यह अधिवेशन कहां हुआ? सूरत में हुआ। और यह क्या करता है? यह दोनों दलों को विभाजित करने का काम करता है। यह क्या करता है? कांग्रेस का विभाजन करा देता है। यह 1907 में सूरत में अधिवेशन में यह इसका विभाजन भी करा देता है। मैंने कल पूरा पढ़ाया था। मैं आपको पूरी विस्तृत व्याख्या करूंगा और मैं आपको हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा। आप वीडियो को हमेशा प्रारंभ से और अंत तक देखा करिए, फिर मूल्यांकन किया करिए। केवल एक वीडियो आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, फिर आप, मेरी गारंटी है कि हमारी एक भी क्लास कभी जिंदगी में मिस नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन एक क्लास आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। यह मानकर कि चलिए कुछ नहीं पढ़ा रहा है, इसको कुछ नहीं आता है, यह मानकर आप एक वीडियो पूरा देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। फिर मेरी गारंटी है कि आपको पढ़ाई की भी एक लत लग जाएगी कि पढ़ा कैसे जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका उत्तर, अरे यार उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा तो मुझे पता ही नहीं। इसका उत्तर होगा कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता थे। इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर 4। इसका विकल्प क्या होगा? 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट चाहे ले ले, मैंने हर एक बात को, हर एक टॉपिक को पूरा इतना क्लियर कर दिया, कभी कोई जिंदगी में गलती दोबारा ना हो। इस प्रश्न से जोड़कर मैंने कई प्रश्न आपके सामने व्याख्या कर दिए। अगला है आपके सामने, CR दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी। स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। कब बनाई थी बताइए? बताइए कब? जैसे भी आप वीडियो देखा करिए, पहले लाइक करिए, फिर शेयर किया करिए। आइए इसके बारे में भी मैं विस्तृत व्याख्या कर लेता हूं। लिखिएगा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद दिसंबर 1912 में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ध्यान सुनिएगा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद। कब? असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद दिसंबर 1922। कब? दिसंबर 1922 में। कहां हुआ? गया में हुआ, वर्तमान बिहार में है। गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
इस काउंसिल में प्रवेश लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद क्या हुआ, चित्तरंजन दास जी ने क्या किया, अपना त्यागपत्र दे दिया, क्या त्यागपत्र दे दिया। फिर मार्च 1923 में क्या किया, त्यागपत्र दिया। कब त्यागपत्र दिया, इसमें काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद चित्तरंजन दास, सीआर दास जी ने अपना त्यागपत्र दे दिया। फिर सीआर दास, चित्तरंजन दास 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया। कब, 1923 में। 1923 में कहां पे, इलाहाबाद। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है, कमेंट करिए। इलाहाबाद में, वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या है, इलाहाबाद में अपने समर्थकों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और नई राजनीति पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना की, और नई स्वराज पार्टी की स्थापना की। यह तय किया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। यह तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसके मोतीलाल नेहरू महासचिव थे, लिखना चाहे लिख लीजिएगा, महासचिव थे, जबकि सी आर दास, चित्तरंजन दास इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और ये इन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेंगे। तो यहां पे आपको इतनी चीजें समझ में आ गई। मैं पूरी भूमिका आपको बता दिया, मैंने पूरी भूमिका भी आपको बता दिया कि कैसे कैसे ये क्या क्या कारण हुआ। अगर आपको वीडियो बेहतर लग रहा है तो शेयर करिएगा, लाइक करे या ना करे, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, शेयर जरूर करिएगा और अपने साथियों को जरूर बताइएगा। उनको कई बार बताइएगा, एक बार वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लगभग समाप्ति की तरफ चल रहे हैं। ऐतिहासिक लखनऊ समझौता वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किससे सम्मानित किया गया। देखते हैं कमेंट करके सबसे पहले जवाब कौन देता है। नहीं जवाब देगा कोई, ग्रुप में शेयर करें, बस सबको बताइए। बताइए आप लोग। देखिएगा, इसमें हम बताते हैं, मुस्लिम लीग के अतिरिक्त, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, मुस्लिम लीग के अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्कालीन सदस्य, उस समय जो सदस्य थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना 1916 के लखनऊ समझौते में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दोनों पार्टियों को समझौता करने हेतु तैयार किया। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। किसने, मोहम्मद अली जिन्ना। कब, 1916 में। कब, 1916 में। कौन सा समझौता, लखनऊ समझौता। कौन सा, लखनऊ समझौता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने भारतीयों का अपना देश चलाने के लिए अधिक अधिकार देने और भारत के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव भी डाला। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य मेल मिलाप कराने में जिन्ना की भूमिका, मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत की उपाधि दी। किसने दी, हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत की उपाधि किसने दी, तो सरोजिनी नायडू ने दिया। किसने दिया, सरोजिनी नायडू ने दिया। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। सरोजिनी नायडू ने हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि दी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इतना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बाल गंगाधर तिलक अपना राजनीतिक गुरु किसे कहते थे, जल्दी जवाब दीजिएगा।
इतना ज्यादा पैर दर्द होता है कि आदमी खड़ा होकर जगह पढ़ा ही नहीं पाता। अगर इधर उधर चलते ना रहे तो इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगती है यार। लगातार क्लास पढ़ाना मामूली नहीं है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे, एक ही क्लास तो है नहीं। इसके बाद एक पेट क्लास के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम पढ़ाने वाले हैं, तो वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो दिक्कत कर देती हैं। आइए इसके बारे में बताते हैं। किसी ने विकल्प का जवाब सही नहीं दिया। बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, जबकि ध्यान सुनिएगा, जबकि अपना आध्यात्मिक और वैचारिक पथ प्रदर्शक गणेश वासुदेव जोशी को मानते थे। किसे? गणेश, इनके बारे में कल मैंने पढ़ाया था, कल का गणेश वासुदेव जोशी। ध्यान से देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु तो मानते थे, किंतु गणेश वासुदेव जोशी को अपना आध्यात्मिक तथा पथ प्रदर्शक मानते थे। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इन्हें आध्यात्मिक गुरु और पथ प्रदर्शक किसे मानते थे? गणेश वासुदेव जोशी को। मेरी बात समझते रहिएगा, लिखते चलिएगा। फिर आगे देखेंगे, पूर्ण स्वराज की मांग तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले, उन्होंने मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी 2 दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। लिखेगा मराठा और केसरी, इन्होंने ही 2 दैनिक समाचार पत्र की शुरुआत की। एक मराठा, दूसरी केसरी, इनकी 2 समाचार पत्र थी। केसरी, मराठा और केसरी, इन्होंने 2 अपने समाचार पत्र की शुरुआत की। पूर्ण स्वराज की मांग उठाने के बाद तिलक ने सबसे पहले मराठा और केसरी, जबकि मराठा अंग्रेजी में, ध्यान समझिए कितनी दिलचस्प बात है। मराठा जो थी अंग्रेजी में थी और केसरी जो थी वो मराठी में थी। ध्यान से देखिए, गलती मत करिएगा। ध्यान से देखिए, कभी जिंदगी में गलती मत करिएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग उठाने के बाद, बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज की, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग उठाने के बाद मराठा और केसरी 2 प्रमुख दैनिक समाचार पत्र शुरू किया। और जो मराठा था वो क्या था? अंग्रेजी में था, और जो केसरी था वो मराठी में था। बात सुनिएगा, मराठा अंग्रेजी में था, केसरी मराठी में था। मराठा अंग्रेजी में, लिख लीजिएगा, गलती कभी मत करिएगा। मराठा अंग्रेजी में, केसरी मराठी में था। यह पहले व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक, यह पहले व्यक्ति थे। बाल गंगाधर क्या थे? पहले व्यक्ति थे जिन्होंने प्रफुल्ल चाकी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया। ये पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को समर्थन किया, भेज दिया गया। और मैंने देखा मांडले वर्मा में जेल में था, प्रश्न आया था, और वहां उन्होंने रहते हुए श्रीमद् भागवत की गीता की व्याख्या गीता रहस्य नाम से की। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक किसने लिखा है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? गीता रहस्य। मैंने श्रीमद् भागवत का अपने शब्दों में किया। कब? वर्मा के मांडले जेल जाते समय, वर्मा के मांडले जेल जाते समय उन्होंने इसकी पुस्तक का लिखा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को कलेक्शन करने का प्रयास किया, और हमने एक प्रश्न को तोड़कर कई प्रश्न बनाने का प्रयास किया। और फिर भी अगर कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करके कमियों का मूल्यांकन करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग इसलिए आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे केवल मजे लेने के लिए आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो पढ़ने के लिए आते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपके काम आएगा। दूसरी बात, अगर वीडियो में बफरिंग आती है, जिसको दिक्कत होती है वीडियो को ना देखा करें। कारण क्या है? मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं यहाँ पे अपने घर पे कोई टावर लगवा लूं, ठीक है। मेरे पास जो है मैं उसी से अपना आपको पढ़ाऊंगा। अगर पढ़ाने में कोई कमी है तो ठीक है, वरना आपको मेरी तरफ से प्रणाम है और जय हिंद जय भारत भी है। आप कहीं अन्य जगह पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, ठीक। और कमियां निकालना आसान है,
ये सोचिए कम संसाधनों में मैंने कभी ये नहीं सोचा नेटवर्क इशू है, स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा है, मैंने अपना बेहतर दिया और आज उसका परिणाम है। अगर मैं भी इंतजार करता कि मेरे पास जब पैसे होंगे नेट अच्छी चलेगी तब मैं लाइव होगा, तब तक पता नहीं का बरसात जब कृषि सुखाने केसरी क्या था। आइए अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और आपने ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन किया है तो ज्वाइन करना, तो उसके लिए 6306344367। कौन क्या है कि उसके सिवा, उसके आत्मक सिवा कोई नहीं जानता। आपको पढ़ने की क्वालिटी चाहिए वो आप लीजिए, आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर क्वालिटी दिखना हो तो बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं जहां पे आपको क्वालिटी सबसे ज्यादा मैनेज देंगे। मैं आपको सिलेक्शन की बात करता हूं और मैं उसी के काम करूंगा। ये केसरी क्या था, जस्ट अभी मैंने बताया कि बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के कारण ही उन्हें सजा हुई थी। क्या हुई थी? पत्रकारिता के कारण ही उन्हें सजा हुई थी। यह सजा उन्होंने अपने पत्र केसरी में, अपने पत्र केसरी के नाते हुआ था। केसरी भी कुछ देर हमने पहले पढ़ा, केसरी किसमें था? मराठी में था। मराठी किसमें था? अंग्रेजी में था। अभी जस्ट पहले हमने बताया, तो वहां पे हमने ये देखा कि केसरी में कोल्हापुर के महाराज के प्रति दुर्व्यवहार पूर्ण लेख लिखने के कारण इन्हें सजा हुई थी। कहां के? कोल्हापुर। लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, कोल्हापुर के महाराज के दुर्व्यवहार को लिखने के कारण इन्हें 1882 में पत्रकारिता के कारण सजा हुई थी। जस्ट अभी मैंने पहले इसके बताया, ठीक है। और ज्ञान के लिए नहीं, मैं आपको सिलेक्शन के लिए पढ़ाता हूं। और मेरे पास उतने भी पैसे नहीं मैं अच्छा खासा कैमरा लगा सकूं। नेट के लिए मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे नेट बेहतर नहीं मिला कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं। फिर भी मैंने इन कम सुविधाओं में भी आपके लिए बेहतर देने का प्रयास किया। यह बोर्ड जो आपके सामने जिसपे मैं पढ़ाता हूं, ये यूपी टेट की पेड क्लास चली थी, उसकी वजह से ये बोर्ड लग पाया। अब सुपर टेट, सी टेट, बीओ की क्लास चलेगी, आगे चल भी रही है, तो वहां पे हम अन्य से अगर कुछ पैसे होते हैं तो सबसे पहले हम कैमरा लगवाएंगे, ठीक है। बाकी लोग कहेंगे, लोगों का हमें कहना, यदि हम ये सोचेंगे लोग क्या कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, ये उनका काम है, ये मेरा काम है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार इसका उत्तर क्या होगा? इसका होगा एक मराठी समाचार पत्र था। एक मराठी समाचार पत्र था, यही मुझे बताना था जिसके पहले मैंने बताया, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पे देखिएगा, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन कब किया? देखिए सारे टॉपिक को मैंने कितनी बार पढ़ा दिया है, ठीक। तो आप ध्यान से देखिएगा कि जिस समय आप अपने मंजिल लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं, तो बस आप अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करिएगा, सफलता आपके कदमों में होगी। बहुत सारे लोग यहाँ बात करेंगे, बकवास करेंगे, आपको टाइम बर्बाद करेंगे, आप उनसे बचिए। आप केवल अपने टॉपिक पर ध्यान दीजिए। यहां पे मैंने भी बताया था कुछ देर पहले, क्वेश्चन कई बार पढ़ाया, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, कहां? तो 1940, लिख लीजिएगा, आपके काम का है। 1940 के लाहौर अधिवेशन में। कहां पे? 1940 में, जो 1940 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया 1940 में ही। कब? 1940 में ही। किसमें? लाहौर के अधिवेशन। 1940 के इस लाहौर के मुस्लिम लीग के एक प्रस्ताव पारित किया गया, प्रस्ताव जिसमें हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, जिसे हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। मैंने 1940 के लाहौर अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा गया, उसी प्रस्ताव को हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। लिख लीजिएगा, अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान प्रस्ताव किसे कहते हैं, तो 1940 के लाहौर अधिवेशन में रखे गए प्रस्ताव को ही हम पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए सिकंदर हयात खां, फौज उल हक, खलीक उ जम्मा का हाथ था। इस प्रकार इस प्रश्न का जो विकल्प होगा वो चौथा होगा, 1940 के लाहौर अधिवेशन, ठीक। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, और पहले जानते थे, आपसे कहे जाइए, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई?
हम आपके लिए चुनिंदा और हम प्रयास ये करते हैं वही बताएं। बताइए। लिखिएगा, लिखना चाहे तो 30 दिसंबर 1906 को लिख लीजिएगा। 30 दिसंबर 1906 को कहां पे? ढाका में। कहां पे? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। इस संगठन के 3 उद्देश्य थे। कौन कौन थे बताइए? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों को निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा और उनका विस्तार करना, लीग के अन्य उद्देश्यों को बिना दुष्प्रभावित किए हुए अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ाना। इस प्रकार इसका उत्तर 1906 सही जवाब है। मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बना? सर सैयद अहमद खां 1875 में। 1875 सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में, कहां पे? अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिवर्तित हो गया। कब? 1920 में। लिख लीजिएगा 1920 में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। 1875 में इसकी स्थापना अलीगढ़ में ही की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा है? चलिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं आपको अपना बेहतर देने के लिए, और फिलहाल कोई त्रुटि कमी रहती है तो आप कमेंट करके बताइए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जवाब दीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जस्ट हमने बताया कि सर सैयद अहमद खान ने 1875 में, अभी जस्ट मैंने बताया 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसी कॉलेज की शिक्षा पर आधारित शिक्षित मुसलमानों के बीच उदार आधुनिक पद्धतियों का वैचारिक विकास हुआ, जिसमें इस्लाम के दायरे में रहकर भारतीय मुसलमानों के बीच आधुनिक शिक्षा का प्रचार करना, मुस्लिम समाज के विभिन्न क्षेत्र जैसे पर्दा प्रथा, बहुपत्नी प्रथा, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, दास प्रथा, तलाक इत्यादि के सुधार में लाना था। इन्हीं विचारों को अलीगढ़ आंदोलन नाम दिया गया, और इन्हीं जो विचार थे इन्हीं को अलीगढ़ आंदोलन का नाम भी दिया गया। ठीक, तो इस प्रकार आज की आपकी 30 प्रश्नों की सीरीज लगभग 1.25 घंटे की क्लास में खत्म हुई। तो आप लोग ऑनलाइन क्लास अगर ज्वाइन करना है तो उसके लिए अगर आपको लगता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, 6306344367 पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक, हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश स्वयं लाइक करिएगा, अपने सभी साथियों को इनवाइट करिएगा। उसके बाद एक बात और कि आप जब भी क्लास पढ़ा करिए तो शुरू से लेकर अंत तक, बीच में पढ़कर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। हमारी संस्था इलेनी विद दुर्गेश जौनपुर में ऑफलाइन संस्था के रूप में अग्रसर है, और साथ ही साथ ऑनलाइन आप घर बैठे किसी भी शहर से कहीं से भी आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल ये क्लास आपको कैसी लगी अपने सभी साथियों को बताइएगा, शेयर करिएगा, और डेली क्लास के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश से। और हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट सभी चीजें आपको उपलब्ध है। और उसी के साथ हम आपको अब आपकी अग्रिम
भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अग्रसर करते हैं। और अब कुछ चीजें अन्य क्लासों के लिए भी कुछ पढ़ा दिया जाए। इसी के साथ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न ना हो, क्योंकि मैं क्लास के टाइम पढ़ाते समय किसी भी प्रकार से आपसे बातें नहीं करता, और पेड क्लास में 2 से 3 दिन के बाद मैं संविधान की सीरीज जल्दी शुरू करूंगा, जो पेड क्लास के सभी मेंबर को लगातार क्रमशः उपलब्ध होता रहेगा। लेकिन उसके पहले हम उनके अन्य कॉन्सेप्ट को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, पेड क्लास के लोगों को मैं संविधान पढ़ाऊंगा। संविधान की मैंने 14 वीडियो से 15 वीडियो की लगातार सीरीज आपको उपलब्ध करा दी है, जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आपके पास होगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर एक बार उसे दिखा दीजिएगा। ठीक है, और मैं सभी क्लासेज आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। और पेड क्लास में 8-8 घंटे 7-7 घंटे क्लास मिल रही है। सीटेट का मैंने पूरा कोर्स शिक्षण का एक बार में ही उपलब्ध करा दिया। एक बार उसको तैयार कर ले, ताकि हम लोग और आगे अग्रसर लगातार पढ़ते रहें। फिलहाल फिर भी यदि कोई कमी रहती है तो आप कमेंट करिएगा और अपने सवाल हमसे पूछ लेते हैं। और जो मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ जीएस की, ये बीईओ के साथ साथ अन्य बड़ी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक रामबाण साबित होगी, क्योंकि मैं आपके लिए अपना बेस्ट, अपना बेहतर दे रहा हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे साथ अपना बेस्ट, अपना बेहतर देंगे, ताकि सफलताएं आपकी कदमों की गुलाम हो। ठीक, चलिए इसी के साथ आपको पुनः मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। आगामी भविष्य के लिए टाइमिंग हो चुकी है ज़्यादा, देखते हैं, क्योंकि क्लास आपकी पेड क्लास के लिए पढ़ानी है, क्योंकि मैं सीरीज पढ़ाने के बाद रिवीजन करना है। इसलिए हम आपसे विदा चाहते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।